दोस्तों अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आप सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि साइंटिस्ट, रिसर्चर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी और एनआईटी के बारे में जानते हैं लेकिन आइजर के बारे में नहीं, जबकि यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स आज इंडिया और विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आइजर 2026 क्या है, एडमिशन कैसे मिलता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और क्या आइजर आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एंड तक आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों हम आइजर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं और इसका नोटिफिकेशन 2026 जो है वो आपका आ चुका है। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको आइजर के माध्यम से किन कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है और कहाँ के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों 5 ईयर बीएस एमएस एट ऑल आइजर। जितने भी आइजर हैं, बहुत सारे आइजर हैं दोस्तों, जैसे कोलकाता, मोहाली, भोपाल, तिरुपति। ठीक है, तो इन सारे आइजर में बीएस और एमएस कोर्स चलाया जाता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। उसके बाद 5 ईयर बीएस एमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस एट आइजर कोलकाता में एडमिशन मिलेगा आइजर टेस्ट के माध्यम से। और 5 ईयर बीएस एमएस इन जियोलॉजी एट आइजर मोहाली में भी मिलने वाला है, जो बिल्कुल नया है। ठीक है, एंड 5 ईयर बीएस एमएस इन एनवायरमेंटल साइंसेज एट आइजर मोहाली में एडमिशन मिलेगा। 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक साइंस एट आइजर मोहाली और 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज एट आइजर तिरुपति। उसके बाद दोस्तों आपको 4 ईयर बीटेक इन इंजीनियरिंग साइंस एट आइजर भोपाल में एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, और 4 ईयर बीटेक इन डाटा साइंस इन इंजीनियरिंग एट आइजर भोपाल में। अब हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि कब आपका क्या होने वाला है, कब से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ओपन हो रहा है, कब क्लोज होगा, एग्जाम कब होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 संडे जून 7 2026 9 से 12 नून तक। ठीक है, यानी आपका आइजर का जो एग्जाम है दोस्तों वो 7 जून 2026 को होने वाला है और यह एक शिफ्ट में होगा 9 से 12 बजे तक। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उस पर हम यहाँ पे और भी डिटेल में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं दोस्तों। आपका जो ऑनलाइन पोर्टल ओपन होने जा रहा है वो आपका थर्सडे को यानी 5 मार्च 2026 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन पोर्टल क्लोजेस मंडे अप्रैल 13 2026 और 13 अप्रैल 2026 को आपका ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म वो आप दोस्तों जो है 15 अप्रैल 2026 से लेके वेडनेसडे 15 अप्रैल 2026 यानी ये 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो आप अपना करेक्शन कर पाएंगे। फॉर्म में जो भी चीजें आपको करेक्शन करना हो वो आप 13 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिलीज ऑफ हॉल टिकट्स यानी फाइनली आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका कब तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो 24 मई से आपका जो एडमिट कार्ड है यानी जिसको यहाँ पे हॉल टिकट नाम दिया गया दोस्तों वो रिलीज कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 और ये जो एग्जाम है वो आपका 7 जून को होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होने से लेके आपका एग्जाम होने तक का है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फी डिटेल्स पर। ठीक है, तो क्या आपका फी लगने वाला है, किस कैटेगरी के लिए कितना फी रखा गया है उस पर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। द एप्लीकेशन फी यानी एप्लीकेशन फी टू बी पेडेड बाय द एप्लीकेंट ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेशन पोर्टल सेल ओपन ऑन मार्च 5 2020 यानी 5 मार्च से आपका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो रहा है और 22,000 फॉर कैंडिडेट यानी 2,000 रुपये जो है दोस्तों किनके लिए लग रहा है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका 2,000 यानी 2,000 फी लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद है 1,000 फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1,000 लगेगा। वहीं अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है या कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी हिंदू हैं या जितने भी फैमिलीज नॉन माइग्रेंट है एंड SC ST कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं आप सभी का जो फी है दोस्तों वो 1,000 लगेगा। वहीं 12,000 फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर फॉरेन नेशनल कैटेगरीज है ना, तो FNC के लिए जो है यहाँ पे 12,000 जो है दोस्तों फी रखा गया है 2026 में। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फी सीट एक्सेप्टेंस फी पर, क्योंकि यहाँ पे
सीट एक्सेप्टेंस फी भी आपको पे करना होता है। तो वो कितना लगने वाला है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पेड टू ओनली आफ्टर ऑन एडमिशन हैज़ बीन मेड टू द कैंडिडेट, यानी जिन बच्चों का यहाँ पे फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, एडमिशन होगा, उन्हीं का जो यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी लगने वाला है। और SAF विल हैव टू पेड एज पर द कैटेगरी मेंशन इन ऑफर लेटर, है ना। तो आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा उसमें प्रॉपर तरीके से आपका मेंशन रहेगा कि कितना आपका सीट एक्सेप्टेंस फी लगने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35,000 है, जिसमें 25,000 प्लस 10,000 नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फी, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 प्लस 10,000 लगेगा, जो इसमें से 10,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फी होता है, ये वापस नहीं होने वाला है। और जनरल EWS OBC OBCN PWD की है, मतलब कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदूज फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरी, जबकि सिर्फ यहाँ पे 2 और कैटेगरी रह गए आपके SC और ST। तो इनका जो है 17,500 लगने वाला है, जिसमें 12,500 प्लस 5,000, ठीक है। तो ये जो 5,000 है ये आपका नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फी होता है SC ST, यानी ये 5,000 आपका रिटर्न होने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे OBC या EWS जनरल कैटेगरी से तो आपका 10,000 जो है नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। Failure to deposit of SAP within the stipulated time with result in the cancellation of offer, the candidate will not be considered any subsequent round to seat allotment during admission 2026। तो अगर आप फेल हो जाते हैं, एडमिशन प्रॉपर तरीके से नहीं यहाँ पे SAP जो है वो आप ऐड नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो फिर आपका यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। Once the candidate registered in the allotted ISER SAF will be adjusted against the first semester fee, है ना। वहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस भी जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। प्लीज नोट द ओवरऑल फी स्ट्रक्चर एट वेरियस आइजर इज डिफरेंट। जितने भी आइजर हैं दोस्तों, जैसे हमने आप यहाँ पे बहुत सारे आइजर्स के बारे में बात किया, तो सभी का जो फी होता है वो फी स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ अलग अलग है ना। यानी आप मोहाली में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो वहाँ का फी स्ट्रक्चर अलग है, कोलकाता का अदर है, तिरुपति का अदर है, ठीक है। मतलब सबका अलग अलग यहाँ पे फी स्ट्रक्चर रखा गया है। अब देखिए विड्रॉल प्रोसेस क्या है, तो मान लीजिए रिफंड पॉलिसी फॉर SAF, अगर आप मान लो सीट एक्सेप्टेंस फी जो है आप वापस लेना चाह रहे हो, विड्रॉल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे अब बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सीट ऑफर कैन बी विड्रॉ बाय प्रेसिंग द बटन विड्रॉ ऑफर। यहाँ पे अगर आप सीट या जो भी आपको ऑफर दिया गया, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको सिंपली विड्रॉ ऑफर पर जाना है इन एप्लीकेशन पोर्टल पर, है ना। एप्लीकेशन पोर्टल जब ओपन करेंगे तो विड्रॉ ऑफर का ऑप्शन आएगा, उस बटन पर आपको जाके क्लिक करना है। नो अदर फॉर्म मेथड ऑफ विड्रॉल इज एक्सेप्टेड। कोई दूसरा यहाँ पे विड्रॉ करने का कोई ऑफर जो है आइजर की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया है। आपको एप्लीकेशन पोर्टल पर ही जाके विड्रॉ ऑफर पर जो है दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ईमेल और फोन कम्युनिकेशन इन द रिगार्डेड इज नॉट एंटरटेन्ड। अगर आप ईमेल करके बात बताते हो कि नहीं भाई हमको विड्रॉल करना है, या फोन करके आप कम्युनिकेट करते हो कि हमको सर विड्रॉ करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एप्लीकेशन पोर्टल पर ही जाके जो है विड्रॉ करनी है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, उस पर आप 1 बाय 1 हम लोग बात कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम वो एलिजिबल ही नहीं है तो फिर बाकी सारी चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे रह नहीं जाता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस एप्लीकेंट्स मस्ट भी इंडियन नेशनल्स, है ना। जितने भी एप्लीकेंट है वो इंडियन नेशनल के होने चाहिए, या फिर OCI होने चाहिए, या फिर PIO या फॉरेन नेशनल टू अप्लाई फॉर IELTS 2026, है ना। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आगे कैंडिडेट मस्ट है पास 12th, आप 12th एग्जाम पास आउट होना चाहिए आपका, मतलब कंप्लीट होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट आपने एग्जामिनेशन पास किया है आइदर इन 2024, 25 या फिर अपेयरिंग इन 26, ठीक है। तो अगर आपने 2024 में भी पास करा है +2, या 25 में पास किया, या फिर 26 में अभी आप अपेयर हो रहे हो, तब भी आप यहाँ पे आइजर का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे वो आप स्टेट बोर्ड से पास कर रहे हो या फिर CBSE बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाला है, ठीक। चलिए तो हमने क्लियर हो गया यहाँ पे आपका +2 होना चाहिए, और अगर आपने 2024, 25 या 26 में आप दे रहे हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पे आप एलिजिबल हो, ठीक। कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अमॉन्ग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो आपका +2 में कम से कम ये 4 में से 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। ये या तो आपका PCM होना चाहिए या PCB होना चाहिए, जो भी है, लेकिन 3 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मैंडेटरी है, वो आपका होना ही चाहिए। For admission to following programs, candidate must mathematics during their class 12, 5-year BS MSc in computational and data science program at IISER Kolkata,
अब देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अलग-अलग होती है ना? जैसे आइज़र कोलकाता में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो किसके अंदर, तो 5 ईयर बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस प्रोग्राम के अंदर, तो फिर आपका मैथमेटिक्स होना कंपल्सरी है ना? यहाँ पे फिर बायो वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आपका अगर मैथमेटिक्स है तभी जो है आप 5 ईयर बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस प्रोग्राम एट आइज़र कोलकाता में जो एडमिशन ले पाएंगे। और इसके अलावा और भी कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो आइज़र भोपाल में, तो आपका यहाँ पे जो दोस्तों मैथमेटिक्स होना चाहिए, है ना? या फिर 4 ईयर बीएससी इन इकोनॉमिक साइंसेज प्रोग्राम एट आइज़र भोपाल में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तब भी आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। या फिर 4 ईयर बीएससी इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज प्रोग्राम एट आइज़र तिरुपति में भी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, है ना? तो फिर आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है, वो आपका होना ही चाहिए +2 लेवल पर, ठीक है? कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम 55% इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन देयर क्लास 12। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों, तो आपका +2 में टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो है वो आपका 55% जो है वो होना चाहिए, ठीक है? कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी रिक्वायर्ड, अगर आप अदर कैटेगरी से हो, जैसे ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी, एनसीएल या ओबीसी हो या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका +2 में एग्रीगेट जो मार्क्स है वो आपका 60% होना चाहिए। उससे कम अगर है तो फिर यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा से यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका 60% कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यू से हैं तो 55% आपके लिए मिनिमम जो परसेंटेज यहाँ पे रखा गया एग्रीगेट इन +2, ठीक है? चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। नॉट द स्टूडेंट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम कश्मीर डिवीजन विंटर जोन एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन एंड द यूटी ऑफ लद्दाख, है ना? और +2 ऑफ इक्विवेलेंट लेवल एग्जामिनेशन दिसंबर। अगर मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर रीजन से हो, है ना, और आपने जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पास आउट हुआ है, तो वहाँ पे दिसंबर में ही ये एग्जाम पास आउट हो जाता है, तो आप यहाँ पे 2026 के लिए एलिजिबल है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना? कि जिन्होंने मार्च में एग्जाम दिया, मार्च में पास आउट हुए हैं, वही जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जिन्होंने मार्च 2024 में नहीं, आपका एग्जाम दिसंबर 2023 में ही हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कश्मीर में ये वहाँ पे दिसंबर के महीने में ही एग्जाम हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पे 2026 के लिए भी एलिजिबल है, कोई समस्या आपको होने वाला नहीं है, ठीक है? चलिए ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों। तो आपका एडमिशन टू आइज़र जो है वो आपका एग्ज़ाम हो रहा है 7 जून 2026 को। वो जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा है, यानी कहने का मतलब कई राउंड में काउंसलिंग कराया जाता है। जैसे अगर हम 2025 की बात करें तो लगभग 8 से 9 राउंड में शायद पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, उसके बाद ही पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्लोज किया गया था आइज़र के तरफ से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके कई काउंसलिंग में मौका यहाँ पे मिलने वाला है, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो और आप रिसर्च के फील्ड में जो है काम करना चाहते हो, ठीक है? क्लियर है? अब बाकी जो रिजर्वेशन यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स जो है वो सीजीपीए या सीपीआई ऑफ 10/100, ये सारी चीज़ें अलग अलग है ना? तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना है। रिजर्वेशन पॉलिसी वही फॉलो किया जाता है दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी को जो फॉलो किया जाता है ना? तो एसटी के लिए 15% सीट है जितने भी आइज़र हैं सभी में, और एसटी के लिए 7.5% सीट होता है, और ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीट्स होते हैं, और 5% जो है वो आपके पीडब्ल्यूडी के लिए होते हैं विद इन द सेम कैटेगरी, ठीक है? बाकी कश्मीरी माइग्रेंट हो गया या पंडित या कश्मीरी हिंदू फैमिलीज हो गया, उनके लिए 3 सीट्स होता है पर आइज़र में। हर आइज़र में जो वहाँ पे 3 सीट आपको देखने को मिलता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों कि नॉट द ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन द आफ्टर अप्रैल 1, 2020। आपका जो भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपका 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो फिर यहाँ पे आपको समस्या हो सकती है, इसलिए आप जैसे ही एग्जाम या एग्जाम से पहले ही आप सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो नया बनवा लेना है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, है ना? क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप 1 अप्रैल के बाद ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जून में होने वाला है, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे टाइम भी मिल जाएगा और आपका बन के तैयार भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें था दोस्तों, तो हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में बता दिया है कि क्या कब होने वाला है ना? और ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हमने फ्री डिटेल्स वगैरह भी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया है आइज़र 2026 का कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले दोस्तों कटअप पे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कटअप पे बात नहीं करेंगे। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम से पहले ही ऑलरेडी हम कटअप पे बात करना
बात करेंगे, ठीक है, कि 2025 में कितने परसेंटाइल पे कितने रैंक्स तक जो है बच्चों को जो है एडमिशन मिला था आइजर में। तो अभी टाइम है, आपको यहाँ पे तैयारी करने की ज़रूरत है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो और आप फॉर्म भरने से चुके ना, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है। तो ये था दोस्तों आइजर 2026 का पूरा ओवरव्यू। अगर आपको साइंस सब्जेक्ट से प्यार है और आप रॉट लर्निंग नहीं बल्कि रियल रिसर्च करना चाहते हो तो आइजर आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। याद रखिए, आइजर सिर्फ एक कॉलेज नहीं है बल्कि एक रिसर्च बेस्ड करियर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और कमेंट में बताइए आप आइजर 2026 के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। साइंस चुनिए, रिसर्च बनाइए और आगे बढ़िए।